हेलो दोस्तों, मैं उमेश मिश्रा। आपका यूज फिजिक्स में स्वागत है। तो हम आपको 11th की एनसीईआरटी की फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं। अब जिसमें हम पिछले लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि हम कैसे लेंथ को, मास को और टाइम को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, हम लेंथ, मास एंड टाइम को मेज़रमेंट जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी न किसी एक इंस्ट्रूमेंट से हम करेंगे, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट से जब हम करते हैं उसका मेजरमेंट, तो होता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने की वजह से उसमें कुछ न कुछ क्या होती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है एक्चुअल वैल्यू में। जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब उस अनसर्टेनिटी को जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आता है उसको हम एरर बोलते हैं। अब वो एरर क्या होता है, किस प्रकार का एरर होता है, हम इसको अभी आगे हम जानते हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी वैल्यू का, तो वो कितना एक्यूरेट है, उसमें एरर कितना है और उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन कितना है, मतलब रेजोल्यूशन कितना है, उसमें परसेंटेज एरर कितना है। हम आगे आने वाले लेक्चर में इसको देखेंगे। परसेंटेज एरर जो शब्द होता है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये इतना कोई एक लेंथ है 1.5 मीटर। ये लेंथ हमारा 1.5 मीटर है। अब इस लेंथ को अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं और वो आता है 1.3 मीटर, ये इतना अगर मेजरमेंट उसका आता है, ये एक्चुअल उसकी लेंथ कितने है 1.5 और आता कितना है, हम जो मीटर स्केल से मेज़र कर रहे हैं 1.3 आ रहा है। तो इस टाइप के एरर को हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ जा रही है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू में, जिस वजह से ये एक एरर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये एरर कैसा है, ये सिस्टमेटिक एरर है या फिर ये रैंडम एरर है, हम इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा आज का लेक्चर एरर क्या है, एक्यूरेसी क्या है और एरर इन मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमारा एरर को हम देखते हैं, जैसा कि हम शुरुआत में ही आपको बता दिए हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बाय एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एरर, जो कि हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया भी था कि हम 1.5 मीटर की लेंथ अगर ले लिए तो उसको जब हम मेज़र कर रहे थे, जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी 1.5 मीटर थी और वो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू थी 1.3 आ रही थी। तो वहाँ पे क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। वहाँ पे एरर आ रहा था जिसको हम एरर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को मेज़र कर रहा है। और हर एक मेजरमेंट में, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी रहती ही है, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी रहती ही है। अब वो चाहे जितना उसका प्रिसीजन हो, और चाहे जितना हम एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र करें, लेकिन कुछ न कुछ उसमें अनसर्टेनिटी रहती ही है। इसी को हम कहते हैं क्या, एरर। तो अब जब एरर अगर हमारा आ रहा है तो यहां पे हम अब देखते हैं एक टर्म कि वो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जो हम ये 1.5 मीटर लेंथ ले रहे थे, 1.532 मीटर हम ले लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1.532 मीटर अगर हम लेंथ जो ले रहे हैं, अब जब हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू, तो वो इसके कितना क्लोज है, वो वैल्यू जो मेजर हम कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो कितना क्लोज है, ये हमारा एक्यूरेसी डिफाइन करता है। ये टर्म, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो हमारा क्वांटिटी, ये हमारी क्वांटिटी है, ये एक्चुअल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज है। जितना क्लोज रहता है उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होती है, उतनी हाई एक्यूरेसी होती है। हम इसको ऐसे समझ लें
अभी एक एग्जांपल समझते हैं इसको हम। ऐसे समझ, इसमें उस एग्जांपल में हमारा प्रिसीजन भी डिफाइन हो जाएगा। प्रिसीजन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन जो टर्म है वो प्रिसीजन का टर्म है। यहाँ पे अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट लें जिसका जो रेजोल्यूशन है, उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन जो है 1.01 है, ठीक, और एक इंस्ट्रूमेंट हम ले लें 0.1 है उसका रेजोल्यूशन। इसको हम सेंटीमीटर में अगर हम मेज़र करें, इसको सेंटीमीटर में कर लें तो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। सेंटीमीटर में ले लेते हैं इसको, और इसको भी हम सेंटीमीटर में ले लें। ये मीटर स्केल का, ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। अभी लीस्ट काउंट टर्म बाद में हम बताएंगे। अब हम इसको मेज़र कर रहे हैं, 1.532 सेंटीमीटर है इस मीटर की लेंथ। अब इसको हम इस इंस्ट्रूमेंट से अगर मेज़र कर रहे हैं 0.1 वाले से, तो ये आ रहा है कितना? 1.4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये इतनी आ रही है, जो ये एक्चुअल वैल्यू थी ये इतना आ रहा है। अब हम इससे मेज़र करते हैं, और इससे मेज़र करने पे कितना आ रहा है? 1.33 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स से। दो वैल्यूज आई दो इंस्ट्रूमेंट्स से। यहां पे क्या हो रहा है? जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा था, ये रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन है, जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा था वो ज़्यादा अनसर्टेनिटी दे रहा है, वो कम एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, कम एक्चुअल वैल्यू दे रहा है। एक्यूरेसी उसकी कम है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा वो कम एक्यूरेट वैल्यू देगा, और जिसका रेजोल्यूशन कम है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है, क्योंकि ये हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो सकता है कि जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है उसको उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी आए, चाहे जिसकी रेजोल्यूशन कम है उसमें कम अनसर्टेनिटी आए, ये पॉसिबल है। तो ये हमारा रेजोल्यूशन आ गया। और वही चीज़ हमारा प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन, द प्रिसीजन इज टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर। जो प्रिसीजन होता है, जो टर्म प्रिसीजन टर्म है, वो यही डिफाइन करता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन कितना है। जैसे अगर हम ले लेते हैं स्क्रू गेज, तो उसका रेजोल्यूशन कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। स्फेरोमीटर ले लें तो उसका और रेजोल्यूशन होता है। स्पेक्ट्रोमीटर ले लें, उसका रेजोल्यूशन और हाई होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में हम कह सकते हैं। उसका माइक्रोमीटर के ऑर्डर में हम ले सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, उसका और ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है। तो वहाँ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? रेजोल्यूशन का मतलब प्रिसीजन से है। अगर जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा वो वैल्यू हमारी उतनी प्रिसाइज होगी, वो इंस्ट्रूमेंट उतना प्रिसाइज होगा, वो उतनी एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, वो उतना प्रिसाइज होगा रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि हमारा एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। ठीक, अब हम आगे जानते हैं कि ये जो एरर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम ये लेंथ हमने मेजर किया, रेजोल्यूशन है कुछ और, एज ए मेजरमेंट हमारा कुछ और आ रहा है, हम एक्चुअल वैल्यू हमारी कुछ और है। तो ये जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसा एरर है? ये कैसा एरर है? क्या ये सिस्टमेटिक एरर है या ये रैंडम एरर है? ये सिस्टमेटिक एरर है कि ये रैंडम एरर है, हम इसको जानते हैं। अब ये सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है? एरर को दो तरीके से डिफाइन किया है, एक सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम एरर। अब ये सिस्टमेटिक एरर क्या होता है
और रैंडम एरर क्या होता है हम इसको जानते हैं अब। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। तो ये सिस्टमैटिक एरर हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है, तो हम इसको देखते हैं। द एरर विच आर टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जो ये सिस्टमैटिक एरर होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव तरफ भी जा सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये ओनली वन डायरेक्शन में जाता है एरर, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा। ऐसे एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब ये किन किन कारणों से हमारा प्रोड्यूस होता है, ये क्या होते हैं, कुछ जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट अगर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया हो तो उसकी वजह से एरर आता है। और अगर हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, प्रॉपर अरेंजमेंट की कमी है, तो भी ऐसा एरर आता है। और उसके साथ साथ अगर नेचर की वजह से भी आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, इनके वजह से भी हमारा सिस्टमैटिक एरर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो सिस्टमैटिक एरर होता है, वो यूनिडायरेक्शन होता है, या तो वो इस डायरेक्शन में या तो वो उस डायरेक्शन में, इस तरीके से एरर होता है। वहीं पे दूसरा एरर होता है हमारा रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर जो होता है, इसका कोई यूनिडायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ये इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। ये इर्रेगुलर डायरेक्शन होता है और ये किसी भी समय प्रोड्यूस हो सकता है, जैसा कि इसमें लिखा है हमने, these error which have not definite pattern। इसके पास कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं होता है, इसके पास कोई डिफिनिट पैटर्न ही नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, किसी भी समय प्रोड्यूस हो सकता है। these error takes place irregularly। ना तो इसका कोई डिफिनिट पैटर्न है और ना ही ये कोई रेगुलर पैटर्न है इनका, मतलब कि ये किसी भी समय हो सकते हैं। these can arise due to unpredictable fluctuations in experiment। और इनके वजह से, इस रैंडम एरर की वजह से, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, रैंडम एरर की वजह से अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, तो इस रैंडम एरर के कारण क्या होता है, उसमें अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में। हम एक एग्जांपल से अगर इसको समझें कि पहले नोकिया की एक छोटी सी मोबाइल होती थी, एक डेली लाइफ एग्जांपल जिनको पता हो, आजकल तो स्मार्टफोन आ चुका है, तो पहले छोटी सी मोबाइल होती थी इतनी बड़ी सी नोकिया की, और उसमें होता क्या था, जब पुरानी, ये काफ़ी पुरानी हो जाती थी मोबाइल, तो उसमें होता क्या था कि कभी कभार हम फुल चार्ज बैटरी को कर दिए और जैसे हम निकाल रहे हैं बैटरी फुल है लेकिन इसमें बता रहा है बैटरी लो। तो जो ये एरर होता है, इस टाइप का जो एरर होता है, उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। ये एक डेली लाइफ एग्जांपल, काफ़ी इजी एग्जांपल है, वो रैंडम एरर होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का कोई पैटर्न है नहीं, तो सिस्टमैटिक एरर का कुछ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक ढंग से होता है, इसकी कुछ न कुछ कमियों की वजह से ये होता है, और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने आपको लिखा है, सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिमूव्ड बाय इंप्रूविंग रेजोल्यूशन, प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर नॉलेज। तो उनकी वजह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर को। तो हम जानते हैं सिस्टमैटिक एरर कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और उनको हम कैसे समझें, हम इसको देखते हैं अब। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, न लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर, हमने सिस्टमैटिक एरर को अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब इसलिए इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हमारा एरर आ रहा है,
और पर्सनल एरर जो हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आ रहा है, और नेचुरल एरर जो नेचर की वजह से एरर आ रहा है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम जानते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो फॉल्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो फॉल्ट है उसकी वजह से अगर जब एरर आता है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम जीरो एरर को समझ सकते हैं। जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स में ही जीरो एरर आता है, हमने एक नाम दे दिया है, इसका। स्क्रू गेज में भी आता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनमें जीरो एरर की प्रॉब्लम आती है। अब ये जीरो एरर होता क्या है हम इसको जानते हैं, क्योंकि जो जीरो एरर हमने टर्म यूज किया है तो जीरो एरर समझ में तो आना चाहिए, तब तो हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को समझ पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम कहाँ समझ पाएंगे कि जीरो एरर क्या है, कैसे है। ठीक है, हम इससे ऐसे समझते हैं ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। ठीक है, अब ये वर्नियर कैलिपर्स है तो यहाँ पे एक ऐसी नीडल बीच में रहती है। वर्नियर कैलिपर्स आप हो सकता है देखे हो ना देखे हो, तो 11th में आपको देखने को मिल सकता है वर्नियर कैलिपर्स। तो इस तरीके से हमारा रहता है, एक इस तरफ ऐसे रहता है, एक इस तरफ इस तरीके से रहता है मेजरमेंट करने के लिए, और दूसरी तरफ ये इस तरीके से रहता है, दूसरी तरफ इस तरीके से रहता है। ये इस तरीके से हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्केल है ये किसी एक स्केल से थ्रू इस तरीके से अटैच्ड रहता है। यहाँ पे इसका जीरो है, ये यहाँ पे इसका एक्चुअल पोजीशन जीरो है अगर। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे ले आते हैं और जो ये इसका स्केल है, जो इसका स्केल है वो क्या आ रहा है, जीरो से या तो नीचे आ जाता है कभी कभार, या तो जीरो से ऊपर आ जाता है। या तो वो जीरो से नीचे आ रहा हो या तो फिर वो जीरो से ऊपर चला जाए। तो इस टाइप की एरर को हम जीरो एरर बोलते हैं। इस टाइप की एरर को हम जीरो एरर बोलते हैं। ये एक सिस्टम की वजह से होता है, ये सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर है। तो हमने जीरो एरर देखा ये वर्नियर कैलिपर्स का। अब हम देखते हैं पर्सनल एरर क्या है। पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर क्या है कि ये हमारे नॉलेज और प्रॉपर अरेंजमेंट न होने की वजह से होता है, या मेज़र हम प्रॉपरली ना कर पाएँ। हम एक इसको ऐसे समझते हैं, ये सिर्फ एक लाइन में अगर हमने लिखा है तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे हमको मेज़र करना है, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे इसकी है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके से, और जो नीडल है यहाँ पे है। ठीक है, नीडल यहाँ पे है किसी इंस्ट्रूमेंट का। अब इसको हम अगर ऐसे साइड से मेज़र करें इसको, तो ये नीडल यहाँ कहीं पे दिखेगी, और हम उस साइड से अगर मेज़र करते हैं तो ये नीडल यहाँ कहीं दिखेगी, और हम जब सामने से मेज़र करते हैं यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन पे दिख रही है। तो यहाँ से हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जब साइड मेजरमेंट करते हैं, निडल के साइड से मेजरमेंट अगर करते हैं हम, तो वहाँ पे क्या आ रहा है कि अनसर्टेनिटी आ रही, एरर आ रही है। जो हमारे एक्चुअल वैल्यू उसमें एरर आ रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें एरर आ रहा है। तो ऐसे एरर ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं कि इसको कैसे मेज़र करना है। ये हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है, हमारे पास नॉलेज की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एरर प्रोड्यूस हो रहा है, एरर आ रहा है, इसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारा नेचुरल एरर है कि नेचर की वजह से हमारा एरर जो प्रोड्यूस हो, जो एरर नेचर की वजह से प्रोड्यूस होता हो, उसको हम नेचुरल एरर बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है दिस एरर अकर्स ड्यू टू चेंज इन कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर चेंज होती है तो ये एरर प्रोड्यूस होने लगता है। हम ऐसे समझ लें कि जो हमारा क्या हो, टेम्परेचर या फिर प्रेशर, ये को हम लाइक एज ये हम, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर इनकी वजह से चेंज अगर इनमें चेंज होता है तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है हमारा। ये एटमॉस्फेरिक चेंजेज हैं, ये तो एटमॉस्फेरिक चेंज हो गया। लेकिन इसको एज एग्जांपल हम कैसे समझ लेते हैं?
हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को समझ लेते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेजर करें। अगर हम बॉडी का टेम्परेचर अगर हम मेजर करें तो एक्यूरेट वैल्यू हमेशा नहीं देती है। समथिंग लूज और गेन, उसमें कुछ न कुछ लूज होता है या तो कुछ न कुछ गेन होता है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एरर बोलते हैं, क्योंकि उसमें ना तो इंस्ट्रूमेंट की गलती है ना ही हमारी गलती है। जो उसमें एरर आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से वो नेचर की वजह से हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अगर टेम्परेचर हमारा अलग है तो वो अलग वैल्यू देगा, टेम्परेचर हमारा अलग, प्रेशर अलग है तो अलग वैल्यू दे सकता है, टेम्परेचर लो है तो लो देगा। तो इन सब प्रकार के जो एरर होते हैं जो एटमॉस्फेयर की वजह से अगर आते हैं तो उसको हम नेचुरल एरर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हमारा एरर क्या होता है, हम इसको कैसे समझते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक और रैंडम का क्लासिफिकेशन हमने देखा और उनको हमने जाना विथ एग्जाम्पल। हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि लिस्ट काउंट एरर क्या होता है और मेजरमेंट इन एरर क्या होता है, जैसे एब्सोल्यूट एरर हो गया। इन सब टाइप की जो एरर होते हैं हम इनको आगे वाले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।